शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। आदाब, नमस्कार। मैं पूजा मल्होत्रा प्रोग्राम गुफ्तगू में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। ऐसी ही शख्सियत है उनकी जिनकी कलम का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। गुफ्तगू में आज मुलाकात अजीम शायर, नगमा निगार और स्क्रिप्ट राइटर AM तुराज से। AM तुराज एक अजीम फनकार जिनकी कलम का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव से निकलकर इस बेहतरीन शायर ने फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। शुरुआती दौर में टेलीविजन के लिए लिखना शुरू किया और फिर कुड़ियों का है जमाना के लिए नगमे लिखकर फिल्मी दुनिया में पहला कदम रखा। इसके बाद दिग्गज फिल्मकार संजय लीला भंसाली के साथ हुई मुलाकात ने इनकी किस्मत बदल कर रख दी। गुजारिश, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्मों के लिए नगमे लिखकर इन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। इस कामयाब सफर में इन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया है। जद्दोजहद की जमीन पर चलकर कामयाबी तक का सफर तय करने वाला ये अजीम शायर और नगमा निगार आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। तुराज साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल दूरदर्शन का। और मैं बता दूं कि मैं दूरदर्शन देख के ही बड़ा हुआ हूं, क्योंकि जब मैं यहाँ रहता था तो मुजफ्फरनगर में तो एक ही इकलौता चैनल था और मैं वो ही देखा करता था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। तुराज साहब, मुजफ्फरनगर के जिस गांव से आप ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ शायरी बहुत कम या देखने को ही नहीं मिलती, ऐसा हमने सुना है। तो आपका कैसे शायरी की तरफ रुझान हुआ? जी देखिए, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया है। और मेरा जो शहर है मुजफ्फरनगर, और मैं उस शहर के एक छोटे से गांव संबलहेड़ा से बिलोंग करता हूं। तो वहाँ बहुत ही कम आबादी वाला गांव है, मेरे ख्याल से 10,000 के अंडर ही आबादी होगी। तो वहाँ पे आज की तारीख़ में तो खैर बहुत लोग अवेयर हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा है तो लोग अवेयर हैं शायरी से और गानों से और इस जो फिल्मों से। लेकिन उस वक्त बिल्कुल ये नहीं था, वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं, और आर्ट जैसी चीज़ को कोई जानता नहीं था। और मैं जब वहाँ शायरी करने का मैंने सोचा, एक्चुअली क्या हुआ कि उस वक्त मेरे जो कुछ तजुर्बात हैं वो कुछ ऐसे थे आसपास जो मेरे हो रहा था, और कुछ मेरे साथ चीज़ें वो एक, अगर हम तवील गुफ्तगू करेंगे तो बहुत लंबा टाइम चाहिए, तो हम बहुत उसको शॉर्ट में करते हैं। तो मेरे पास जो बातें हो रही थी, और मैं उस वक्त छोटा था, चूँकि मेरे ख्याल से जब मैंने शायरी शुरू की थी तो मैं 18 साल का था, लगभग 17-18 साल। तो क्योंकि 19.5 साल की उम्र में तो मैं बॉम्बे चला गया था। तो मेरे पास जो कुछ बातें हो रही थी और मैं कुछ एक्चुअली कहना चाहता था। तो मैं छोटा था चूँकि, और मेरे पास ज़बान भी कोई ऐसी नहीं थी, ज़बान इन द सेंस मेरी कोई ऐसी पोजीशन नहीं थी कि लोग मेरी बात सुनते। तो उस वक्त यही था कि मैं ये बातें किस माध्यम से कहूँ, किस मीडियम से कहूँ। तो शायरी से अच्छा मुझे कोई मीडियम लगा नहीं, क्योंकि आज के ज़माने में कोई किसी की सुनता नहीं है, कम से कम शायरी लोग सुनते हैं। जी, तो मैंने वही, क्यों आपको जी ऐसा मैं लगा? देखिए, शायरी क्या होती है, शायरी एक तो एक क्राफ्ट है, और वो ऐसा क्राफ्ट है जिसमें वो रदीफ काफिया ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो बहुत ही नपी तुली होती हैं, बहरे होती हैं उसमें। तो वो एक नपी तुली चीज़ जो होती है वो सबको अच्छी लगती है। जी।
हाँ, तो शायरी एक ऐसा क्राफ्ट मुझे लगा कि ऐसा मीडियम मुझे लगा, ऐसा माध्यम कि मैं उसके थ्रू अपनी बातें कह सकता हूँ, जो मेरे खुद के तजुर्बात हैं, एक्सपीरियंसेस हैं और जो मैं कहना चाहता था, तो वो मैंने शायरी में कहने की कोशिश की। और मुझे लगा जब मैंने पहला शेर कहा और मैं लिखने लगा, तो मुझे लगा वाकई में लोग मेरी बात सुन रहे हैं और उस पर वाह भी कह रहे हैं। तो फिर उससे अच्छा कोई मुझे कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, और मिला क्या है भी नहीं है। राइटिंग जो है वो बहुत कमाल की चीज़ है और पोइट्री मतलब उससे कमाल की चीज़ है। तो वो मैं लकी हूँ कि मैं राइटिंग जो है वो कर रहा हूँ और पोइट्री कह रहा हूँ। तो वहाँ पे बस यही था। और वहाँ पे शायरी तो उस वक़्त इतनी होती नहीं थी, कोई जानता नहीं जी। था। मैंने कोशिश की, मैं मुशायरे सुनता था। और तो वहाँ पे ये रह के बड़ा मुश्किल था शायरी करना। और फिर मैंने ये सोचा कि अब मुझे एक समझ में आई एक चीज़ कि मैं शायद शायरी करने के लिए ही बना हूँ। उस पे मैंने यकीन कर लिया जो मुझे समझ में आई। हालांकि बड़ा मुश्किल था उस माहौल में रह के उस पर यकीन करना, लेकिन फिर भी मैंने उस पर यकीन किया और उस यकीन पे मैंने काम करना शुरू किया। और जब मैं शायरी करने लगा तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे इसको बहुत आगे लेके जाना चाहिए, मुझे कोशिश करनी चाहिए, जो मेरी किस्मत में है वो होगा। तो कोशिश करनी चाहिए हमको, और मैंने वो की। और मैं वो करते करते जो है वो बॉम्बे चला गया और वहाँ मुझे काम मिल गया। बिल्कुल। शुरुआत जो आपने की अपने करियर की, शुरुआत में आप टेलीविज़न से शुरुआत की जी। आपने बतौर राइटर। देखिए, मैं लकी हूँ और मैं आज बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि जिस चैनल के लिए मैंने सबसे पहले राइटिंग करनी शुरू की, मैं उसी पे बैठा हुआ हूँ। डीडी मेट्रो उन दिनों अच्छा। चैनल चला करता था, और मैं उस पे एक सीरियल आता था, इधर कमाल उधर धमाल, जो कॉमेडी सीरियल था। मेरी लाइफ का वो पहला सीरियल है जिसमें मैंने राइटिंग शुरू की इंडिपेंडेंट। और मैं उसके डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले और कहानी लिखता था। तो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ, और होते होते फिर वो संजय लीला भंसाली तक पहुँचा और उन फिल्मों तक पहुँचा जो मैं करना चाहता था। जी। एक आप आए हैं तो एक छोटी सी नज़्म या कुछ भी जो भी आपके दिल के करीब हो, कुछ सुनाइए। देखिए, मैंने ख़ुद के लिए 2 लाइनें लिखी थी कभी, जब मैं मुंबई पहुंचा था। और मैं हमेशा वो लाइनें हर इंटरव्यू में बोलता हूँ, सुनाता हूँ, क्योंकि उसमें एक सबक मुझसे हो गया और उस पे मैंने अमल किया। और मैं चाहता हूँ कि जो सुनने वाले हैं, अगर उसमें से कोई उसको समझ ले और उस पे काम करना शुरू करे, तो शायद वो लाइनें किसी के काम आ सकती हैं। जी बिल्कुल। वो लाइनें हैं कि ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, ज़िंदगी नाकामियों के नाम हो, इससे पहले कोई अच्छा काम हो। क्या बात है। और फिर आगे लाइनें थी वो बिल्कुल अलग है इससे, कि इसलिए गुमनाम रखा है तुझे, क्यों तू मेरे नाम से बदनाम हो। तो ये लाइनें थी, मैंने इन पे अमल किया कि मुझे एक ही ज़िंदगी मिली है, सबको एक ही मिलती है। तो उसमें हम कुछ ऐसा काम कर जाएं कि जाना सबको है इस दुनिया से। जी जी। तो हम कुछ जाने से पहले ऐसा कर जाएं कि वो हमारे बाद भी रहे और लोग उससे कुछ फ़ायदा उठा सकें और वो किसी के काम आ सके। जी बिल्कुल। तो आपके सफ़र में आप दिल्ली से होते हुए मुंबई पहुँचे और फिर नगमा निगार बनने के लिए आपने काम किया। मुंबई जाने से पहले मैं यहाँ दिल्ली आया था पहले, चूँकि मैं एक गांव से हूँ, जैसा मैंने बताया। तो मैं बहुत ज़्यादा दुनिया एक्सपोज नहीं हुई थी मेरे ऊपर उस वक्त। तो और मैं छोटा भी था। और तो मैं एक्चुअली किसान का बेटा हूँ, मेरे घर में खेती होती थी और मैं वहीं पढ़ रहा था, जी। पढ़ाई कर रहा था। तो उसके बाद मैं दिल्ली आया पहले, और आने के बाद में दिल्ली मैं तकरीबन 1.5-2 साल रहा। और यहाँ मैंने कोशिश की कुछ करने की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। कोशिश इन द सेंस, यहाँ तो पोइट्री का तो कोई सवाल नहीं था। इतना, मैंने कुछ बिजनेस करने की कोशिश की, अच्छा। जो नहीं हो पाया और मैं उसमें नाकाम रहा। जी। चूँकि मैं तो लिखने के लिए बना था और लिखने के लिए ये वो जगह नहीं थी यहाँ उस वक़्त। मेरे ख्याल से फिल्मों का इतना काम नहीं था दिल्ली में। दिल्ली में नहीं। जी, आज तो काफ़ी कुछ हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि ये मेरा अपना शहर है दिल्ली, चूँकि मैं इसी के एतराफ़ से एनसीआर में ही, अब तो हमारा शहर मुजफ्फरनगर आ गया है। जी जी। तो यहाँ मैं रहा और 1.5-2 साल रहा। काफ़ी मैंने कोशिशें की, लेकिन मैं कामयाब नहीं रहा। फिर मैं वापस अपने शहर गया, और फिर जो मेरी शायरी थी वो फिर मैं और ज़्यादा उसको जो है मैंने पूरा ध्यान उसी पे दिया और मैं शायरी करने लगा। और फिर ये हुआ कि मैंने रुख किया मुंबई का, जो बहुत मुश्किल था मेरे लिए वो सफ़र, जी, क्योंकि मैं कभी क्योंकि मुंबई
गया शुरुआत नहीं में था जी, मुंबई मैंने देखी नहीं थी और वहाँ कोई दोस्त कोई रिश्तेदार भी नहीं जानने था वाले भी नहीं थे। और मेरे घर वाले भी मुझे भेजने के लिए राज़ी नहीं थे क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ा था। और तो बड़ी मुश्किलात एक यहीं पहले सामना करना पड़ा, बड़ा स्ट्रगल किया मैंने मेरे घर वालों को मनाने के लिए और वहाँ जाने के लिए। बहरहाल वो चूंकि मेरे नसीब में सब लिखा हुआ था तो वो होना ही था और वो धीरे धीरे सब चीज़ें हुई, घर वाले राज़ी हो गए, मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि और दुनिया के हर माँ बाप को अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, जिस लाइन में उनकी रुचि है या वो कुछ करना बिल्कुल, चाहते हैं तो सपोर्ट करना चाहिए और वो किया और भरपूर किया। मैं मुंबई गया और मुंबई जाने के बाद जो स्ट्रगल सबके साथ होता है वो मेरे साथ भी हुआ। मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया और उसमें मेरे अब्बा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे पैसे भेजते थे वो, चूँकि मैं दूसरा काम नहीं करता था तो 1-1.5 साल तक वो पैसे आते रहे घर से और मैं तो काम आपके करता घर रहा ने जी। तो सपोर्ट उसमें किया मुझे आपको। ये हुआ कि मैं भटका इन द सेंस के मैं जो करने गया था मैं वही करता रहा, वरना वहाँ आपको रहने के लिए आपको रहना है, खाना है, पीना है, तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो मैं अगर शायद कुछ वहाँ पे और कुछ करने लगता तो पता नहीं मैं उस तरफ ही चला जाता, जी, उसी काम में लग जाता। बिल्कुल। तो मेरा जहन जो है बटा नहीं। घर से आपको हाँ, सपोर्ट ये मिलता एक रहा। सपोर्ट रहा और उसने बहुत काम किया कि मैं कंसंट्रेशन करके अपना काम कर सका और फिर आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ जी, आपकी एक शेर है आपका, हर लम्हा सफ़र के हो ठहर नहीं जाते। जी। वो शेर ये है कि चूँकि जितने भी पोएट्स हैं वो यहाँ वहाँ जाके जो है वो शायरी लोगों तक पहुँचाते हैं और वो सिर्फ उसके पीछे देखिए एक मकसद होता है शायरी के पीछे कि हम किसी को वो चीज़ दे सकें जिस पे चल के किसी की ज़िंदगी आसान हो जाए या किसी की ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किलात हैं, मुश्किलें हैं, तो वो लाइनें सुन के थोड़ी सी राहत महसूस करे और उसको लगे कि यार नहीं, मेरी बात समझने वाला कोई और भी है और किसी इंसान ने मेरी बात कह दी, उससे वो रिलेट करे तो उसको शायद सुकून दे सके। तो ये एक काम है। तो हम मुसलसल इसमें लगे रहते हैं, आते जाते हैं यहाँ वहाँ और काफ़ी मसरूफियात मतलब रहती है। तो उसके हवाले से ये शेर था कि हर लम्हा सफ़र में हो ठहर क्यों नहीं जाते। और लोगों को लगता है कि हम बहुत मज़े में हैं अगर हम फिल्मों में काम कर रहे हैं या हम शायरी कर रहे हैं और मुशायरे पढ़ रहे हैं, बड़े बड़े दुनिया भर का सफ़र कर रहे हैं तो हम बहुत मज़े में हैं। ऐसा नहीं है, मुश्किलात हर काम में है। तो उसके हवाले से शेर था कि हर लम्हा सफ़र में हो ठहर क्यों नहीं जाते, हर लम्हा सफ़र में हो ठहर क्यों नहीं जाते, हमसे भी कोई पूछता घर क्यों नहीं जाते, हमसे भी कोई पूछता घर क्यों नहीं जाते। और इसके आगे का शेर था कि तुम इश्क अगर हो तुम्हें किस बात का डर है, तुम इश्क अगर हो तुम्हें किस बात का डर है, इस आग के दरिया में उतर क्यों नहीं जाते, क्या बात है। इस आग के दरिया में उतर क्यों नहीं जाते। और हर बार मोहब्बत में हम ही तुम पे फिदा हों, हर बार मोहब्बत में हम ही तुम पे फिदा हों, तुम प्यार हो तो प्यार पे मर क्यों नहीं जाते, क्या तुम बात प्यार हो तो प्यार पे। देखिए ये मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि शायरी अलग अलग पहलू पे लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अलग अलग पहलू लोगों के सामने आने चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत की बात करता हूँ। और मेरे गाने भी अगर आप उठा के देखें तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारे गाने जो मोहब्बत जी, से बिल्कुल, जुड़े आपने हुए हैं इश्क को मुझे जी, लगता है बहुत वही अच्छे करें। से समझा पता है इसकी है। वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आप दुनिया का इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी तरक्की वो किसी देश की हो या किसी काम की हो, किसी बिजनेस की हो या पर्सनल हमारी ज़िंदगी की हो जी, या जो सोशल हमारा जो हमारा मुआशरा है, हमारा जो हमारे जो लोग हैं या उनकी हो या उस मुआशरे की हो, जब तक दुनिया की कोई भी तरक्की मोहब्बत के बिना मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है, नफरत में आज तक कोई तरक्की हुई नहीं, हुई नहीं है। किसी भी चीज़ की हो। तो मैं खुद तरक्की करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास के लोग जितने हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं या मेरा पूरा देश वो तरक्की करे, तो उसमें मोहब्बत होनी चाहिए। और मोहब्बत पे ही मैं ज़्यादा जो है वो ज़ोर देता हूँ और मोहब्बत की ही शायरी करता हूँ, मोहब्बत के ही गाने लिखता हूँ ताकि मोहब्बत आम हो सके और हम बहुत आगे जा सकें। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। ये जो शायर और लिरिक्सिस्ट तक का जो सफ़र रहा आपका, तो और आपकी पहली फिल्म कुड़ियों का ज़माना तक, जी, तो क्या मुश्किलात थी? देखिए मुश्किलात तो जो सबके साथ आती हैं एक अजनबी शहर में। और देखिए
हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बॉलीवुड जिसे हम कहते हैं, हालांकि बॉलीवुड अच्छा वर्ड नहीं है, हम उसे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री मैं कहता हूँ। और तो वो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे जाके जो स्ट्रगल होता है, एक्चुअली स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। एक तो उस बड़ी जगह तक पहुँचने के लिए आप सब रास्तों से गुजरते हैं और गुजरना भी चाहिए, वरना आप उस लायक नहीं बनते। क्योंकि जब हम यहाँ से जाते हैं, अब तो खैर उस वक्त तो इतना मीडिया नहीं था तो हम तक चीज़ें नहीं पहुँचती थी, हम खाली पढ़ के ही वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन अब तो सारी चीज़ें पहुँचती है। तो हम घर बैठ के जो तैयारी करते हैं वो हमें क्या करना है उसकी तो हम तैयारी कर लेते हैं, लेकिन कैसे करना है जी। और क्या नहीं करना है जी। वो हम जब वहाँ स्ट्रगल करते हैं और वहाँ हम चीज़ों से गुजरते हैं तो वो हमें पता चलता है और हम अपने आप को और बेहतर बनाते हैं। जो चीज़ें हमारे पास मीडिया से नहीं पहुंची हैं वो वहाँ हमें जो है वो मिलती है स्ट्रगल करने से। तो उससे हम और पुख्ता होते हैं और पक्के फेलियर्स होते भी हैं जरूरी हैं। जी, और हम पक्के होते हैं और हम बहुत दूर तक जाने के लिए और उस बड़े प्लेटफॉर्म पे ठहरने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी। तो बहुत ज़रूरी है। और वो मेरे साथ भी हुआ, जितनी मुश्किलात बाकी लोगों के साथ आई हैं जो इस तक पहुँचे हैं, और मैं दुआ करूँगा यहाँ जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं और यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं कि वो भी खुदा करें कि इस तक पहुँचें। क्योंकि मैं ये ऐसा मेरा मानना है कि हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है हमारे हिंदुस्तान में और बहुत ही टैलेंटेड लोग यहाँ पैदा होते हैं और वो वहाँ तक सब पहुँचें, जिनका हक है, जो उसको डिज़र्व करते हैं वो वहाँ तक ज़रूर पहुँचे, मेरी ये दुआ है। और तो जितनी भी मुश्किलात वो आई हैं तो मैं उनसे कभी घबराया नहीं और मैंने उनको कभी मुश्किलात नहीं समझा है, उसको मैंने स्ट्रगल वही समझा है कि ये कुछ एक तजुर्बा है जो मुझे बहुत ज़रूरी है मेरे काम के लिए। संजय लीला बंसाली जी, फिल्मी दुनिया का बहुत बड़ा नाम जी। उनके साथ आपने लगातार बहुत सारी फिल्में की, पहले गुजारिश, फिर उसके बाद आपने बाजीराव मस्तानी, फिर पद्मावत और अब हाल ही में गंगूबाई जी। तो उनसे मुलाकात कैसे हुई आपकी? देखिए, मैं जैसा कि मैंने बताया कि मैं 2002 तकरीबन ख़त्म हो रहा था, 2003 शुरू हो रहा था, तो मैं मुंबई पहुंचा और मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि फ़िल्म के ऑफिसेज़ कहाँ होते हैं, क्योंकि कोई जान पहचान का था नहीं। तो 1-1.5 साल तो उसी में निकल गया, ये मुझे फिल्म इंडस्ट्री ढूंढनी थी। और फिर वो जैसा मैंने बताया कि मैंने टीवी लिखना शुरू किया, गानों का काम नहीं मिला तो मैंने टीवी लिखना शुरू किया। और उसके बाद फिर मुझे 2005 में पहली फिल्म मिली, जैसा आपने बताया, कुड़ियों का है ज़माना, जो 2006 में रिलीज़ हुई। तो मैं ऐसे ही फिर उसके बाद मैंने टीवी राइटिंग छोड़ दी, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उन दिनों मैं हाथ से लिखता था तो उंगली में लिखते लिखते गड्ढा हो जाता था, एक एक एपिसोड लिखने में 4-4, 5-5, 8-8 घंटे लगते थे। तो खैर फिर जब मुझे वो काम मिला गानों का, तो बेसिकली मैं गाने ही लिखने गया था। तो मुझे फिर मैंने सोचा कि अब तो काम मिल गया, बस अब तो मुझे करनी ही नहीं है टीवी राइटिंग, बहुत मेहनत लगती है इसमें। तो फिर वो टीवी राइटिंग मैंने छोड़ दी, राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग बिल्कुल छोड़ दी मैंने, और मैं सिर्फ और सिर्फ गाने लिखने लगा। तो हालांकि वैसा फिर हुआ नहीं, वो बहुत काम मिला नहीं। तो वो कुछ फिल्में मुझे मिल रही थी जो बहुत मेन स्ट्रीम की नहीं थी, बहुत बड़ी फिल्में नहीं थी, उनका काम मिलने लगा, वो मैं कर रहा था और मैं बहुत खुश नहीं था उससे। और खुश था भी क्योंकि काम तो मिल रहा था, मगर हाँ जी, वो मगर करते अपने करते उसका नहीं मिल रहा करते था। करते मैं फिर इस्माइल संजय दरबार जी जी से? से मिला एक्चुअली। अच्छा, पहले इस्माइल दरबार जी के साथ मैंने कुछ काम किया और मैंने एक इंग्लिश फिल्म भी की थी उनके साथ, जो हिंदी में उसमें गाने थे, और हमने एक एल्बम भी किया था जिसका नाम था रसिया साजन। तो वो करते करते मुझे इस्माइल जी ने फिर संजय लीला भंसाली जी से मिलाया। 2007 की बात है मेरे ख्याल से, 7 या 8 चल रहा होगा। सांवरिया के टाइम पे मैं उनसे मिला था और फिर किन्हीं वजहों से मैं सांवरिया नहीं कर सका। उसके बाद फिर 2009 में संजय जी ने मुझे फिर बुलाया और वो फिल्म जिसकी मुझे तलाश थी, जिसका नाम था गुजारिश, ऐश्वर्या, ऋतिक रोशन, उसमें बहुत बड़ी कास्ट थी और संजय जी खुद इतने बड़े डायरेक्टर थे, तो वो फिल्म मुझे मिल गई। और उसके बाद उनके साथ मुझे काम करके खैर मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मेरे गाने अप्रिशिएट भी हुए। वो पहला गाना मेरा, और वहाँ पे एक्चुअली संजय जी को मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझसे वो काम कराया जो मैं करना चाहता था। मतलब उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया उड़ी कि गाना भी उसका बहुत फेमस जी हाँ, हुआ। कि आप अपनी
चीज़ें जो आपके पास बेहतर चीज़ें हैं वो मुझे दें और मुझे सुनाएं। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो चीज़ें किसी ने ली, वरना यही होता था सब बोलते थे कि ऐसा लिखना है, ये हमारी सिचुएशन है, उसमें आप लिखो। तो वो गाना जो मेरा अपना रंग था और मेरी राइटिंग थी, वो गाना था पहला जिसके लिए मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिला और मैं कई अवार्ड्स में नॉमिनेट भी हुआ। वो गाना था तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ। क्या बात है। तो वो गाना मतलब संजय ने लिया, फिर वो उड़ी जैसा आपने बताया, फिर उसका टाइटल ट्रैक, फिर उसमें एक गाना और था जो के ने गाया था, आज वो नहीं रहे इस दुनिया में। मुझे बहुत दुख है कि मेरी लाइफ का एक बेहतरीन गाना और मेन स्ट्रीम की फिल्म जो थी, पहली फिल्म गुजारिश, उसका उन्होंने मेरा गाना गाया था। जाने किसके ख्वाब तकिए के नीचे रात रख के जाती है, हालांकि नींद नहीं आती है, वो ये गाना था। बहुत सुंदर। तो अब वो नहीं रहे हमारे बीच, खुदा उनकी आत्मा को शांति दे और वो जहाँ भी हैं बहुत पुरसकून हो गए, क्योंकि वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे और बहुत अच्छे इंसान भी थे। उन्होंने फिर और कई गाने गाए मेरे। खैर, हम वापस बात पे आते हैं। तो मुझे वो फिल्म मिली और उस फिल्म के गाने बहुत अप्रिशिएट हुए और संजय जी की भी वो एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर पहली फिल्म थी, वो फिल्म कर रहे थे, तो और भी हमारा अच्छा काम हुआ, ट्यूनिंग बनी। और फिर उन्होंने मुझे बार बार मौके दिए। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बाजीराव मस्तानी में बुलाया और हमने काम किया, फिर पद्मावत, और जैसा आप जानते हैं ये। अब बाजीराव मस्तानी की बात आई है तो मैं एक गाना यहाँ पे जो, हालांकि उसका आयत तुझे याद कर लिया आयत की तरह, वो बहुत खूबसूरत गाना है, अरिजीत सिंह का गाना है अगेन, वो बहुत हिट हुआ और बहुत मुझे उस पर अप्रिशिएशन मिला। बट उसका एक गाना और था जो मुझे बहुत पसंद है वो गाना, तो मैं चाहूँगा वो गाना मैं थोड़ा सा यहाँ गुनगुनाऊं, क्योंकि बहुत दिल के करीब है मेरे, उसकी पोइट्री बहुत दिल के करीब है। कुछ चीज़ें होती हैं आपकी के आपको लगता है, तो वो मैं कुछ गुनगुनाता हूँ। गाना था वो, आज इबादत रूबरू हो गई, आज इबादत रूबरू हो गई, जो मांगी थी उस दुआ से गुफ्तगू हो गई, आज इबादत रूबरू हो गई। उसका अंतरा था, दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में, इश्क के चरागों का नूर है ख्यालों में। जी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। जैसे कि उड़ी का गाना था, बहुत फेमस रहा, फिर उसके बाद आपका यही जो आपने आयत कहा जी। उसके बाद खली बली और घूमर। तो मैं घूमर की बात करना चाहूँगी कि घूमर जो गाना था इसमें राजस्थानी फोक था। जी। तो इसे लिखने में आपको कुछ मुश्किल रही? देखिए, ये एक बिल्कुल और मेरा स्टाइल भी नहीं है, मैं जिस तरह के गाने लिखता हूँ जी। तो मैंने सर से कहा भी था कि सर ये तो बड़ा मुश्किल गाना है और इस तरह का नहीं है, लेकिन सर ने कहा कि नहीं आप लिखो और आप लिख लोगे। तो अगेन मैं उनको शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी फिल्म पद्मावत जैसी फिल्म दी। तो इस गाने को लिखने में काफ़ी मुश्किलात आई, क्योंकि अलग कल्चर का गाना था और मैंने इस पे बहुत सारा वर्क किया और खोजबीन की। और उसके बाद मैं उन दिनों मैं जयपुर किसी काम से गया था, मेरे ख्याल से मैं कोई इवेंट में गया था, तो फिर मैं वहाँ 2 दिन रुका और एक्स्ट्रा, और मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ रह के जानी और मैं आया और फिर मैंने ये गाना लिखा। तो और ये जो मुखड़ा अभी है गाने में कि धनक प्रीत की सर पे ओढ़ के घूमर घूमर घूमे, ललक रीत सब जग की छोड़ के घूमर घूमर घूमे, भर के ढोला वाले ठाट। तो ये जो मुखड़ा मैंने लिखा, ये पहला मुखड़ा था। फिर सर ने बोला नहीं कुछ और भी हम ट्राई कर सकते हैं, फिर मैंने 8-10 मुखड़े और लिखे, लेकिन फाइनली फिर सर ने बोला नहीं वो जो तुमने पहले लिखा था वो बेहतर है, तो वही हम करते हैं। और वही गाना हुआ और वो गाना उसमें देखें, हालांकि उस गाने में मैंने तुराज को रखने की कोशिश की है, उसमें शायरी है कहीं ना कहीं, जैसे उसके अंतरे में लाइनें थी कि थारे एहसासों की रौनक है हमारी दिवाली, मन महल की सारी दीवारें थारे रंग रंग वाली। तो वो कहीं ना कहीं उसमें थी मेरी चीजें, वो आपका टच दिखेगा जी बिल्कुल बिल्कुल वो रहता ही है, वरना मैं ऐसा काम कोई कोशिश करता हूँ कि ना करूँ जिसमें
मेरी पोइट्री नहीं है, क्योंकि बहरहाल मेरी जो पहचान होगी वो तो मेरी पोइट्री से होगी, और से ही होगी। मैं अगर उस गाने को लिख रहा हूँ तो उसमें मैं होना चाहिए। मैं जो दूसरों के स्टाइल है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं वो ना करूँ, क्योंकि सबका अपना एक रंग है, अपना स्टाइल है, तो वो उसका उसमें होना चाहिए। तो मेरी ये कोशिश रहती है। उसके बाद फिर ये पहला गाना हमारा यही हुआ था। फिर हमने दूसरा गाना उसका जो है वो किया, एक दिल है एक जान है दोनों तुझ पे कुर्बान है। वो भी गाना मुझे बहुत बिल्कुल, पसंद तो है। थोड़ा सुना दीजिए। एक दिल है एक जान है दोनों तुझ पे कुर्बान है, एक मैं हूँ एक ईमान है दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। मेरे इश्क के हर मकाम में, हर सुबह में, हर शाम में एक रुतबा है, एक शान है दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। क्या बात है, जी, क्या बहुत बात है, शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। तो राज जी, आपसे अभी और भी बातें करनी है, अभी और भी बातें बाकी हैं, तो आपसे गुजारिश है कि हम इस गुफ्तगू को अगले हफ्ते भी जारी रखेंगे। तो नाजरीन, AM तुराज जी के साथ ये गुफ्तगू अगले हफ्ते भी जारी रहेगी, इसी दिन इसी वक्त। तब तक के लिए खुदा हाफिज। खुशी हमदम अगर होती मुझे रोने को क्या होता, उसे अगर पा लिया होता तो फिर खोने को क्या होता। और शेर था कि वो मुझसे दूर ना होते, मैं उनसे दूर ना होता, ये अनहोनी नहीं होती तो फिर होने को क्या होता। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का। आज ही डाउनलोड कीजिए। बढ़ रहा है ये देश मेरा एक सुनहरे कल की ओर, थामे हैं हम सब इसकी विकास की डोर। एक एक भारतीय अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा, पूरी निष्ठा से उसका पालन करेगा, तो भारत को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो फिर आप भी राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी कर्तव्य निष्ठा के रूप में अपना एडवांस टैक्स समय पर जमा करवाएं। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किश्त 15 जून 2022 तक अवश्य जमा कराएं। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। हर लम्हा सफर में हो, ठहर क्यों नहीं जाते, हमसे भी कोई पूछता घर क्यों नहीं जाते। संजय लीला बंसाली जी, फिल्मी दुनिया का बहुत बड़ा नाम। 2009 में संजय जी ने मुझे फिर बुलाया, और वो फिल्म जिसकी मुझे तलाश थी, जिसका नाम था गुजारिश, वो फिल्म मुझे मिल गई। एक दिल है एक जान है दोनों तुझ पे कुर्बान है। गुफ्तगू में इस बार होगी मुलाकात अजीम शायर और नगमा निगार AM तुराज के साथ इस शनिचर रात 8:30 बजे और इतवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ DD उर्दू पर। बात एक नई करियर फील्ड की, तो आज हम आपको फॉरेन ट्रेड के बारे में अहम जानकारी देंगे। फॉरेन ट्रेड मतलब आप ट्रेड अपने देश के बाहर कर रहे हैं। किस तरह की काबिलियत एक नौजवान में होनी चाहिए इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए? Just technical skills will not make them a success in international field. इसमें मौके बहुत हैं, तो आप एक बहुत राइट सेक्टर में आए हो। बदलते हुए वक्त में फॉरेन ट्रेड की फील्ड में क्या है करियर के इम्कानात, जानिए मेरे साथ प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में। इस शनिचर रात 9:30 बजे और इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ DD उर्दू पर।